दोस्तों जय हिंद और आप सभी का वेलकम है आपके प्रीतम आर्ट्स अकादमी में। और आज हम लोग बात करेंगे जो ज्योग्राफी है। तो ज्योग्राफी के मॉडल सेट क्वेश्चंस एक का बात करेंगे, यानी कि आज हम लोग बात करेंगे जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसका जो सेट 1 है ज्योग्राफी का, हम लोग इस पे बात करेंगे। तो टोटल जो आज का जो सेशन रहेगा, इस सेशन पे हम लोग बात करेंगे 1 नंबर के टोटल 20 क्वेश्चंस के बारे में। यानी कि आज का सेशन अगर आप सही से करते हो तो कुल मिला के आपको 20 नंबर मिल सकता है आसानी से। तो टोटल अगर मैं बात करूँ ज्योग्राफी क्लास 12 का, तो टोटल ये जो ज्योग्राफी रहेगा वो टोटल आप देख सकते हो कि आपकी जो लिखित परीक्षा होगी वो कितनी मार्क्स की होगी, 70 मार्क्स का पूरा होगा। और कुल मिलाकर अगर मैं घंटे की बात करूँ तो आपको ये जो पूरा लिखना होगा ये आपको 3 घंटे में लिखना होगा। तो बात क्लियर, चलिए हम लोग लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो लोग चैनल पे नए हैं, अगर आप लोग प्रीतम आर्ट्स अकादमी को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सबसे पहले आप प्रीतम आर्ट्स अकादमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल का जो आइकन आता है उसको टच कर दें। और एक बात कि प्रीतम आर्ट्स अकादमी का जो सेकंड चैनल है प्रीतम अकादमी, जिसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में जीके जीएस पढ़ाए जाते हैं, तो आप उसको भी जाकर क्या कर लेनी है, आपको सब्सक्राइब कर लेनी है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो जो पहला नंबर क्वेश्चन है आप देख सकते हो, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत, क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत कौन सा आता है। तो देखिए प्राथमिक क्रिया जो होता है आपको पता है कि ये जो होता है ये प्रकृति पर निर्भर होता है। किस पे होता है? प्रकृति पर निर्भर होता है, यानी कि इसमें जो सारी जो कामें करते हैं हम लोग वो प्रकृति से पूरा पूरा डिपेंडेंट होता है। तो अगर मैं बात करूं इसके मल्टीपल ऑप्शंस के बारे में तो देख सकते हो, पहला क्या है भवन निर्माण, दूसरा है पशुपालन, तीसरा क्या है परिवहन, और चौथा जो है वो क्या है विनिर्माण। तो आपको पता है अगर मैं भवन का बात करूं तो भवन वो प्राकृतिक वाली नहीं है, क्योंकि भवन मानव द्वारा निर्मित की जाती है। आप देखोगे परिवहन वो भी नहीं है, विनिर्माण तो आपको पता है नहीं हो सकता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? पशुपालन। तो पशुपालन जो होता है वो सीधा प्रकृति से संबंधित है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्राथमिक क्रिया के जो अंतर्गत आते हैं वो क्या आता है? कृषि, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, ये सारी क्रियाएं आती हैं। चलिए सेकंड देखते हैं। तो जो हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो क्या है कि नोवा मुंडी क्या है? नोवा मुंडी, नोवा मुंडी और गुआ, नोवा मुंडी और गुआ कुछ महत्वपूर्ण लौह अयस्क का खान है जो भारत के किस राज्य में है? इसका ऑप्शंस क्या है? छत्तीसगढ़, ऑप्शन 2 में उड़ीसा, ऑप्शन 3 में झारखंड और ऑप्शन 4 में क्या है? कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर होगा ये कहाँ होगा? ये होगा झारखंड। तो जो नोवा मुंडी है और जो गुआ का जो लौह अयस्क का जो खान है वो भारत के कौन से राज्य में है? तो वह झारखंड राज्य में अवस्थित है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो जो हमारा तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, तीसरा नंबर का क्वेश्चन आप लोग क्या देख सकते हो कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्वेश्चन क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो लिमिटेड एक कंपनी है उसकी स्थापना कब हुई? क्वेश्चन क्या है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शंस आप देख सकते हो। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस ए में है 1975, ऑप्शन बी है 1984, ऑप्शन सी है 1980 और ऑप्शन डी क्या है? 1986। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मैं बात करूं तो इसकी जो स्थापना हुआ था ये अगस्त महीने में हुआ था। कब हुआ था? अगस्त महीने में हुआ था। तो सर ये कौन सा साल भाई? तो अगस्त महीने का जो ये 1984 का जो साल है, कौन सा साल? 1984 का साल। तो 1984 में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। पूरा डेट का मैं बात करूं तो अगस्त 1984। कब का बात है? अगस्त 1984। तो हम लोग नेक्स्ट अगर हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन का बात करें तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग देख सकते हो कि भारत में आंतरिक प्रवास क्या है कि भारत में आंतरिक प्रवास की कितनी धारणाएं हैं? क्वेश्चन क्या है कि भारत में आंतरिक प्रवास की कितनी धारणाएं हैं? और आप ऑप्शंस देख सकते हो। ऑप्शंस क्या है? 2, 4, 5 और 6। तो अगर मैं बात करूं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो 4 भारत के अंदर जो निवास करने के जो तरीके होते हैं वो कितने होते हैं? 4। अब भाई 4 क्या क्या होता है? तो देखिए एक जो होता है वो ग्रामीण इलाका से, कहाँ? ग्रामीण से ग्रामीण वाला इलाका होता है। क्या क्या होता है? ग्रामीण से ग्रामीण इलाका वाला होता है एक। दूसरा क्या होता है कि जो लोग ग्राम वाले लोग होते हैं वो लोग नगर में रहने का ट्राई करते हैं। तो एक क्या होता है? ग्राम से ग्राम, और एक क्या होता है? ग्राम से नगर। और दूसरा क्या होता है? कि बहुत से लोग जो नगर में रहते हैं वो लोग नगर में ही रहना चाहते हैं। नगर से क्या होगा? नगर होगा। और चौथा क्या होगा कि बहुत से लोग जो नगर के हैं वो लोग क्या करते हैं? ग्राम की ओर भागते हैं। तो 4 तरह की जो आवासीय व्यवस्था है वो हमारे भारत के अंदर देखने को मिलती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन आप क्या देख सकते हो कि भारत के किस राज्य में, क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस राज्य में बौद्ध जनसंख्या, यानी कि बौद्ध धर्म के जो लोग हैं उनकी जनसंख्या क्या है? सर्वाधिक है। तो अगर मैं बात करूं कि बौद्ध धर्म की जनसंख्या जो सर्वाधिक है वो राज्य कौन सा है, तो ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं?
उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात। ऑप्शंस क्या है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात। तो जो इसका सही आंसर होगा, वो सही आंसर क्या है दोस्तों? वो है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो है वो बौद्ध धर्म की जनसंख्या निवास करती है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा छठा नंबर का जो क्वेश्चन है, तो छठा नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि रूरकेला प्रदेश किस देश में स्थित है? यानी कि रूरकेला का एक क्षेत्र है, वो किस देश में स्थित है? क्वेश्चन देख सकते हो कि रूरकेला प्रदेश, क्या रूरकेला प्रदेश किस देश में स्थित है? तो ये जो रूरकेला है, ये जो रूरकेला है, तो मैं अगर रूरकेला का बात करूं तो आप ऑप्शंस देख सकते हो, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और ब्रिटेन। क्या क्या है? फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन और ब्रिटेन। तो जो रूरकेला है वो जर्मनी में, कहाँ? जर्मनी में पाया जाने वाला कोयला है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा 7वां नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो कि 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या है? तो 7वां नंबर का क्वेश्चन देख सकते हो है कि ब्राजील में कॉफी के बागानों को, क्वेश्चन क्या है कि ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शंस देख सकते हो, ऑप्शंस क्या है? एक है कोल खोज, ऑप्शन 2 में है फेजेंडा, ऑप्शन 3 में ट्रक फार्मिंग और ऑप्शन 3 में है पुष्पोत्पन्न। तो जो ब्राजील में जो कॉफी के बागान को फेजेंडा क्या कहा जाता है? फेजेंडा। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो सही है। तो कभी क्वेश्चन आपके पास आएगा कि ब्राजील में कॉफी के बागानों को क्या कहा जाता है, तो आपको क्या बताना है? फेजेंडा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर 8वां नंबर क्वेश्चन का बात करें तो 8वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल का उदाहरण नहीं है? कौन सा फसल रोपण फसल का उदाहरण नहीं है? और ऑप्शंस आप देख सकते हो, ऑप्शंस क्या है? कॉफी, गन्ना, गेहूं और रबड़। कॉफी, गन्ना, गेहूं और रबड़। तो अगर मैं इसका सही आंसर का बात करूं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं। तो गेहूं जो होता है वो रोपण फसल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि गेहूं को एक बार जहां डाल दिया जाता है, जिस खेत पे, मान लो कि ये मेरा एक खेत है, हम लोग इस पे क्या करते हैं? छिड़काव कर देते हैं। तो जहां पे हम लोग भी छिड़काव कर देंगे गेहूं वहीं उगेगा। लेकिन धान को क्या करते हैं कि सबसे पहले जो खेत होता है, इस खेत का एक छोटा सा वाला एरिया पे लगाते हैं भाई, इतना छोटा वाला एरिया पे लगाए, फिर इसको क्या करते हैं? उखाड़ते हैं और फिर जाके पूरा जो एरिया होता है वो कर देते हैं। तो गेहूं क्या होता है इसमें? सही क्या है? वो क्या है कि वो रोपण फसल नहीं होता है। बात क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसका इंग्लिश में क्या होगा? यूएनडीपी। क्या होगा? यूएनडीपी। तो बोलता है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जो मानव विकास प्रतिवेदन, इसी को बोलते हैं मानव विकास सूचकांक। क्या बोलते हैं? मानव विकास सूचकांक। तो यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक कब से, कब बोल रहा है? कब से प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जा रहा है। यानी कि जो मानव विकास सूचकांक है यूएनडीपी द्वारा हर वर्ष किस साल से स्टार्ट किया गया है? तो आप देख सकते हो इसके मल्टीपल जो चॉइस या ऑप्शन है वो क्या है? 1990, 1985, 1988 और 1985। तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ी दो बराबर हो गई है। लेकिन अगर मैं इसका सही आंसर का बात करूं तो ये जो यूएनडीपी का जो सूचकांक है मानव विकास, ये 1990 से, कब से? 1990 से हर वर्ष प्रकाशित किया जाता है। और पहली बार जब इसको प्रकाशित किया गया था या जब इसका समर्थन किया गया था, तब जो व्यक्ति अध्यक्ष थे उनका क्या नाम था? महबूब। क्या नाम था? महबूब। क्या नाम था? महबूब अल हक। क्या नाम था? महबूब अल हक नाम के व्यक्ति ने इसका समर्थन दिया था कि मानव विकास सूचकांक एक चीज होनी चाहिए। चलिए हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है? देख सकते हो आप लोग कि निम्नलिखित में से किस देश का, क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सबसे अधिक है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सबसे अधिक है। और ऑप्शंस आप देख सकते हो, ऑप्शंस में क्या है? संयुक्त राज्य अमीरात, फ्रांस, टेलीविया और जापान। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, टेलीविया और जापान। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? टेलीविया। क्या हो जाएगा? टेलीविया। तो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 माने क्या हो जाएगा? टेलीविया। चलिए आगे देखते हैं। तो जो हमारा 11वां नंबर का क्वेश्चन है, देख सकते हो 11वां नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण के प्रकार नहीं है। आपको पता है कि प्रदूषण के प्रकार क्या क्या है? तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो यह जो ऑप्शन नंबर जो 4 है, सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा किसी प्रकार का कोई प्रदूषण का काम
नहीं करता है, क्योंकि सनलाइट से हमको क्या मिलती है, रोशनी मिलती है, उससे जो पेड़ पौधे होते हैं वो श्वास लेते हैं। तो किसी तरह का जो सौर ऊर्जा होगा वो किसी तरह का कोई मानव इफेक्टनेस वाली चीज नहीं होती है। तो जो जो इनमें से जो प्रदूषक नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा। और कभी क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा मानव के लिए प्रदूषण का काम करता है, तो आपको ये तीन जो है क्या क्या, वायु, जल और ध्वनि, ये तीनों प्रदूषण को आपको मार देनी है। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगर हम लोग बात करते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन का, तो 12वां नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग देख सकते हो कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में क्या है, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। और ऑप्शंस आप देख सकते हो क्या है, अफ्रीका, चीन, दक्षिण अमेरिका और आंध्र प्रदेश। तो आपको पता है कि अगर मैं बात करूं कि किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, तो आपको क्या पता है, जो एशिया महाद्वीप है इसका जो जनसंख्या प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा है। क्या है, उसका सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि सर एशिया में कौन सा वाला भाग, तो एशिया में आपको पता है जो चीन है वो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा 13वां नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। और ऑप्शन आप देख सकते हो क्या है, आटाकामा, भूमध्य सागरीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश और क्या है, दक्षिण पूर्वीय एशिया। तो आपको पता है कि जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया। क्योंकि आपको पता है कि अगर चीन में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है और उसके बाद आपको पता है कि इंडिया है, तो अब आप मेरे को बताओ कि चीन और इंडिया किधर है, तो एशिया वाले रीजन पे आते हैं। तो इसीलिए ये जो दक्षिण पूर्व एशिया जो है, ये दक्षिण पूर्व का जो एशिया है, इस वाले रीजन पे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। तो जो 13 नंबर का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया हो जाएगा। चलिए अगला 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद, क्या है, निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद, देख सकते हो दो ये भावना है। तो ये जो दो भावना है इसको सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था, किस भूगोल के जो महान वैज्ञानिक है उसने प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शंस देख सकते हो क्या है, हेम्बोल्ट, ग्रिफ्थ लेटर, एलन सी सैंपल और रेटजेल। तो अगर मैं इसका सही आंसर बात करूं वो क्या है, ग्रीक पिथर, क्या है, ग्रीक फिथ, क्या नाम है इसका, ग्रीक फिथ टेलर, यानी कि ऑप्शन 2 ग्रीक फिथ टेलर जो है इसका सही आंसर है। तो ग्रीक फिथ टेलर जो है इन्होंने निश्चयवाद और रुको और जाओ का जो निश्चयवाद है उसका प्रतिपादन, या मैं बोलूंगा उसकी प्रस्तुति की थी। चलिए हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है। यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रह्मपुत्र, यमुना, सतलुज, गोदावरी। तो अगर मैं बात करूं तो इनमें से जो सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है जो यमुना, तो ऑप्शंस के हिसाब से तो यमुना है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वाली जो नदी है वो क्या है, गंगा, क्या है, गंगा। तो गंगा नदी सबसे ज्यादा पॉल्यूशन वाली नदी है। तो कभी अगर ऑप्शंस में अगर गंगा रहेगा तो आपको गंगा मार के आना है, यमुना मार के नहीं आना है। तो अगर मैं बात करूं 13 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सर्वाधिक प्रदूषित वाली जो नदी है वो कौन सा है, यमुना। ऑप्शंस के हिसाब से क्या हो जाएगा, यमुना सर्वाधिक प्रदूषित वाली नदी है। चलिए आगे देखते हैं। तो जो हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हो कि 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उसको भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज जो है वो भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। और आप ऑप्शंस देख सकते हो, ऑप्शंस क्या है, लो अयस्क, मैग्नीज, लिग्नाइट और अभ्रक। क्या क्या है, लो अयस्क, मैग्नीज, लिग्नाइट और अभ्रक। तो जो इसका सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मैग्नीज। तो मैग्नीज को भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। क्या, कौन सा नाम से जाना जाता है, भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो जो हमारा 17वां नंबर का जो क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज है। क्या है, अधात्विक खनिज है, यानी कि ऐसा खनिज जिसमें धातु का गुण नहीं पाया जाता है। तो धातु आपको पता है कि लोहा में पाया जाता है, मैग्नीज में भी पाया जाता है, बॉक्साइट में भी पाया जाता है। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है उस पे धातु का गुण नहीं पाया जाता है, क्योंकि आपको पता है ये क्या है, अधातु है। चलिए आगे देखते हैं। तो जो हमारा 18वां नंबर का जो क्वेश्चन है हम लोग उस पर बात करते हैं।
तो जो हमारा 18वां नंबर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो 18वां नंबर का क्वेश्चन जो क्वेश्चन है कि भारत में प्रवास यानी कि भारत में जो लोग रहते हैं उसकी निम्नलिखित धारणाओं में से कौन सा जो एक धारणा है वो पुरुष प्रधान धारणा है। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है कि लोग ग्राम से ग्राम में रहना चाहते हैं, लोग ग्राम से नगर में जाना चाहते हैं, लोग नगर से ग्राम में आना चाहते हैं, लोग नगर से नगर में रहना चाहते हैं। तो ये जो 4 जो धारणाएं हैं यानी कि ग्राम से ग्राम, ग्राम से नगर, नगर से ग्राम और नगर से नगर, तो ये जो 4 जो धारणा है इनमें से जो कौन सी धारणा है वो पुरुष जो लोग होते हैं, जो पुरुष है वो ज्यादा पसंद करते हैं। तो अगर मैं बताऊं ग्राम से नगर क्या है, ग्राम से नगर यानी कि ग्रामीण वाला जो इलाका है उसे नगर की ओर जाना जो पुरुष लोग हैं वो लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो देखते हैं हम लोग 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो अगर मैं बात करूं 19वां नंबर क्वेश्चन का तो देख सकते हो 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है, मैं जनगणना के अनुसार जो भारत की कुल जनसंख्या थी वो कितनी थी। क्या है कि जो भारत की कुल जनसंख्या थी वो कितनी थी जब जनगणना हुई 2011 में। आपको पता है कि प्रत्येक 10 साल में क्या होता है कि एक बार जनगणना होती है। तो इससे पहले जो हुआ था वो कब हुआ था 2011 में, तो अब जो होगा वो कब होगा 2021 में। बात क्लियर है, कब होगा 2021 में। तो अगर मैं बात करूं इसके ऑप्शंस की तो आप ऑप्शन देख सकते हो क्या है, ऑप्शंस देख सकते हो। ऑप्शंस 1 में है 121.09 करोड़, ऑप्शन 2 में 102.70 करोड़ और ऑप्शन 3 में है 125.25 करोड़ और ऑप्शन 4 में क्या है 135.09 करोड़। तो आपको पता होगा कि अगर आप टोटल ऑफ जनसंख्या का बात करो एकदम जो एग्जैक्ट है तो कितना है 121.08 करोड़ है। कितना है 121.08 करोड़। लेकिन मैं अगर बात करूं तो ऑप्शंस के हिसाब से कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 121.09 करोड़। तो आपका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 121.09 करोड़। तो कभी आपके पास क्वेश्चन आएगा कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो आपको कितनी बतानी है 121.09 करोड़ जो जनसंख्या है वो भारत की कुल जनसंख्या है। चलिए आगे देखते हैं। तो जो अंतिम और 20वां नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 20वां नंबर का क्वेश्चन क्या आप लोग देख सकते हो। क्वेश्चन है कि जो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो भारत की जो जनसंख्या घनत्व है यानी कि प्रत्येक किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं उसी को क्या बोले हम लोग जनसंख्या घनत्व। तो ऑप्शन आप देख सकते हो क्या है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन 2 में है 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन 3 में क्या है 274 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन 4 में क्या है 340 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा 382। क्या हो जाएगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो भारत की जो जनसंख्या घनत्व है वो कितनी है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या है। तो अगर हम लोग नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगा, हम लोग इकोनॉमिक्स का पार्ट डालेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग ये जो फिल इन द ब्लैंक्स वाली जो पॉइंट्स है जो आप देख सकते हो कि भूगोल से आपको 7 नंबर का पूछा जाएगा, हिस्ट्री से आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। तो आई होप आपका वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो जो लोग सबसे पहले चैनल पर नए हैं मैं बोलूँगा कि अगर आप प्रीतम आर्ट्स अकादमी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे और एक बात कि वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप मेरे लिए क्या करो, थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा सा काम करो। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। और आई होप कि जो जिस तरह से चल रही है कंटेंट वो चलती रहेगी। थोड़ा मैं बीच में भी फिर कुछ दिन के लिए लगता है कि मैं गायब हो जाऊंगा, थोड़ा कुछ पर्सनल काम है घर में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।